नमस्ते बच्चों, द हरीश एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने किसके बारे में, स्थानीय सरकार के बारे में और इनके स्तर, 3 स्तर थे जो उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बाल हितैषी पंचायत की पहल के बारे में। ओके, सो बाल हितैषी पंचायत की पहल क्या होती है, इसको एक बार देखेंगे। पंचायतों को सभी ग्रामवासियों की बात सुननी होती है, बच्चे भी सम्मिलित बच्चे भी सम्मिलित हैं। बाल हितैषी पंचायत की पहल से बच्चों की भलाई से जुड़े मामलों पर स्वयं बच्चों को अपने विचार और राय रखने का अवसर मिलता है। यानी कि देखो, पंचायतों को सभी ग्रामवासियों की बात सुननी होती है, यानी कि जितने भी गांव वाले होते हैं, जो भी उस ग्राम सभा में होते हैं या फिर गांव की पंचायत में बैठे होते हैं, उन सभी की बात सुननी होती है, जिसमें कि बच्चे भी, क्योंकि क्या है, हमारा जो हेडिंग है वो है क्या, बाल हितैषी पंचायत की पहल। तो जिसमें बच्चे भी क्या होंगे, सम्मिलित होंगे, वो भी अपनी राय देंगे। बाल हितैषी पंचायत की पहल से बच्चों की भलाई से जुड़े मामलों पर स्वयं बच्चों को अपने विचार और राय रखने का अवसर मिलता है, चाहे फिर वो बच्चों की शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो बच्चों को खेलने को लेकर हो, बच्चों के या फिर बच्चों के लिए किसी पार्क वगैरह की व्यवस्था करने को लेकर हो। ठीक है, अनेक राज्यों में नियमित रूप से बच्चों की बाल सभाएं और बाल पंचायतों में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के कदम उठाए गए हैं। बाल सभाएं मतलब जिसमें बच्चे अपना सांस्कृतिक और नाटकीय कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, इस तरीके के सभाएं, जहां गांव के बड़े बुजुर्ग उनकी समस्याओं के समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में कुछ बाल पंचायतों ने बाल श्रम और बाल विवाह को समाप्त करने पर कार्य किया है। बाल पंचायत के सदस्य एक साथ मिलकर अभिभावकों और अन्य वयस्कों को समझाते हैं कि अपने बच्चों को पुनः विद्यालय भेजें और बालिकाओं को पढ़ाएं तथा पढ़ने की आयु में उनका विवाह ना करें। यानी कि महाराष्ट्र में कुछ बाल पंचायतों ने क्या कहा है कि जो बाल श्रम है और बाल विवाह होते हैं, उन पर क्या लगानी चाहिए, रोक लगानी चाहिए, और जो अभिभावक हैं उन्हें इस चीज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो अपने बच्चों का बाल विवाह ना करें। ठीक है, बहुत सी ग्राम पंचायतों ने बाल हितैषी पहल करने के लिए पुरस्कार प्राप्त किए हैं। यहाँ सिक्किम का एक उदाहरण लेते हैं। पश्चिम सिक्किम में यानी कि वेस्ट सिक्किम में सांगखू राधु खांडू ग्राम पंचायत ने, ये नाम है, जो ग्राम पंचायत है उसका नाम है क्या, सांगखू राधु खांडू ग्राम पंचायत। इन्होंने बच्चों की आवश्यकताओं और अधिकारों को बहुत अधिक महत्व दिया है। पंचायत ने बच्चों की सुरक्षा के लिए विद्यालयों के परिसर की दीवारें बनवाई हैं, यानी कि जो स्कूल होता है, विद्यालय, उसकी जो दीवारें हैं वो बनवाई हैं कि जिससे कि बच्चों की सुरक्षा हो सके, उनका संरक्षण के लिए। उन्होंने विद्यालयों में रसोई घर बनवाए ताकि बच्चों को विद्यालय में ही सफाई से बना मध्याह्न भोजन, जिसे हम मिड डे मील के नाम से भी जानते हैं, वो मिल सके। उनके इन प्रयासों के कारण सांगखू राधु खांडू गांव को बाल हितैषी ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। यानी कि जो ये गांव है, कौन सा, सांगखू राधु खांडू गांव, इसको बाल हितैषी ग्राम पंचायत, जो कि क्या, बच्चों के प्रोत्साहन के लिए, बच्चों के लिए सोचते हैं और बच्चों की जो परेशानियां उनको हल करने की कोशिश करते हैं। आइए एक और उदाहरण राजस्थान का देखते हैं। कुछ दशक पूर्व बंकर रॉय द्वारा आरंभ की गई बेयरफुट कॉलेज की शाखा बाल संसद ने राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के, जो राजस्थान के गांवों के बच्चे थे, उनके वंचित वर्गों के बच्चों को शिक्षा और लोकतांत्रिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाया। 18 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे रात्रि विद्यालय और संसद की तरह के चुनावों के माध्यम से शासन की प्रक्रियाओं, लोकतंत्र और सामाजिक दायित्वों के बारे में जानते और सीखते हैं। उनकी संसद मतदाता के पहचान पत्र और इसके प्रचार प्रसार सहित सभी औपचारिक प्रक्रियाओं का पालन करती है। निर्वाचित प्रतिनिधि मंत्रिमंडल का गठन करते हैं, जो विद्यालय प्रबंधन का निरीक्षण और सामुदायिक आवश्यकताओं का समर्थन करते हैं। ये पहल बच्चों में नेतृत्व के गुण और सामाजिक जागरूकता को विकसित करती है, जिससे बच्चे सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने में समर्थ होते हैं और परिवर्तन की पैरोकारी कर सकते हैं। समाज के विकास के लिए शिक्षा तक पहुंच
स्वच्छता और सामाजिक समानता प्रदान करने के लिए बच्चे सक्रिय रूप से इन समस्याओं को उठाते हैं। बाल संसद के इन कार्यों के कारण उन्हें वर्ष 2001 में वर्ल्ड चिल्ड्रन ऑनरेरी अवार्ड सहित कई पुरस्कार मिले हैं। किसको मिला है ये पुरस्कार? जो कि इन चीजों के लिए कार्य कर रहे हैं उन्हें मिला है। ठीक है। और जिन्होंने और किसने किया था ये काम? राजस्थान में एक जो बंकर रॉय जी थे उन्होंने, इनके द्वारा जो कॉलेज खोला गया था बेयरफुट कॉलेज, है ना, उनके लिए। आइए पता लगाएं, कक्षा की गतिविधि के रूप में 4 अथवा 5 विद्यार्थी मिलकर एक बाल पंचायत का गठन करें और कक्षा के शेष विद्यार्थी स्वयं को ग्रामवासी मान लें। ये सिर्फ एक एक्टिविटी है बच्चों, ये आप खुद से करके देखेंगे, अपनी क्लास में भी कर सकते हैं आप इसे। अब आगे देखेंगे हम पंचायत समिति और जिला परिषद। इस प्रकार की संस्थाएं खंड स्तर और जिला स्तर पर भी होती हैं, जो कि ग्राम स्तर से ऊपर होती है। यानी कि थोड़ा सा, एक तो होता है ग्राम स्तर पर, खंड स्तर की और जिला स्तर की सरकार होती है जो गांव से थोड़ा ऊपर होगी। उनके नाम पृष्ठ के 11.1 के प्रामणीय आरेख में दिए गए हैं। खंड स्तर पर पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी है। इन संस्थाओं के सदस्य, मैंने आपको बताया था ना कल, सबसे पहले ग्राम स्तर की पंचायत होगी, फिर खंड यानी कि ब्लॉक पंचायत होगी, है ना, फिर हमारी जिला परिषद। इन संस्थाओं के सदस्य स्थानीय लोगों द्वारा चुने जाते हैं, परंतु उसमें क्षेत्र के गांव के सरपंच और राज्य विधानसभा के स्थानीय सदस्य जैसे अन्य सदस्य भी हो सकते हैं। पंचायत समिति का गठन राज्य दर राज्य भिन्न होता है, परंतु स्थानीय जनता की भागीदारी मजबूत करने की उनकी भूमिका समान रहती है। यानी कि जो वहाँ के आसपास की जनता होती है उनकी जो भागीदारी रहेगी उसके लिए उनकी भूमिका समान होगी। ये सभी ग्राम पंचायतों की विकास योजनाएं एकत्रित करके उन्हें क्रमशः जिला और राज्य स्तर पर प्रस्तुत करते हैं। यह विकासात्मक कार्यों और ग्रामीण इलाकों में 12मासी सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि जो सड़कें होती हैं यहाँ की, उनको, उनके निर्माण को बढ़ावा देना, या फिर जहाँ पर रिपेयरिंग की जरूरत है या फिर कोई सड़क टूट फूट गई है उसको सही करना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी सरकारी योजनाओं के लिए धनराशि के आवंटन में मदद करती हैं। सभी 3 स्तरों पर विशेष नियम बनाए गए हैं ताकि जन समुदाय में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यानी कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए, जैसे वंचित वर्गों के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और उनकी समस्याएं भी सुनी जा सके। इन संस्थाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखने का भी प्रावधान है, कि ऐसा नहीं है अब कि महिलाएं किसी भी फील्ड में किसी भी जगह पीछे हैं, नहीं, महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सभी कार्यों में बढ़ चढ़कर भागीदारी ले रही हैं। इसमें भी जो ये ग्राम पंचायत और जिला परिषद के जो चुनाव होते हैं या फिर इसमें पंचायत होगी, उसमें भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है। आइए विचार करें, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि सरकार को समाज के वंचित वर्गों की आवश्यकताओं और समस्याओं पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है? आइए पता लगाएं, आप केंद्र सरकार और पंचायत स्तर पर शासन प्रणाली के बीच क्या विभिन्नताएं और समानताएं पाते हैं? यदि आपको पंचायत के कुछ सदस्य मिलने का अवसर मिलता है तो आप उनसे क्या प्रश्न पूछेंगे, किस तरीके की चर्चा करेंगे, किस तरीके की प्रश्नावली होगी आपकी? ग्राम पंचायत सदस्यों से भेंट कीजिए और उन्हें अपने विद्यालय में आमंत्रित कीजिए। आगे देखेंगे, हमें यह याद रखना चाहिए कि पूरे देश के विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के गठन और कार्यों में विविधताएं हो सकती हैं, यानी कि डाइवर्सिटी हो सकती है, अलग अलग तरीके के इनके कार्य हो सकते हैं, गठन की प्रक्रिया भी अलग अलग हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन संस्थाओं पर राज्यों का अधिकार है किंतु उनके लक्ष्य समान है। देखो, कोई किसी तरीके से कोई काम कर रहा है, कोई किसी तरीके से, लेकिन जो उनका एम है, जो लक्ष्य है, वो एक है बिल्कुल। वो क्या है कि जो ग्रामवासी हैं उनको विकास के लिए उनके कार्य करना और उनके लिए संरक्षण करना, यह ग्रामवासियों को अपने गांव और स्थानीय क्षेत्रों में प्रबंधन और विकास के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाती है।
शासन पर अर्थशास्त्र एक प्राचीन ग्रंथ है। जो अर्थशास्त्र है हमारा शासन के लिए, वो क्या है, एक बहुत प्राचीन ग्रंथ है। जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथ बहुत सारे, जैसे भगवत गीता, रामायण, महाभारत, ऐसे ही अर्थशास्त्र भी एक प्राचीन ग्रंथ है, यानी पुराना ग्रंथ, जिसे लगभग 2300 वर्ष पहले कौटिल्य, जिन्हें बाद में चाणक्य के नाम से जाना गया था, उन्होंने लिखा था। यानी चाणक्य का नाम ही क्या था, कौटिल्य। इस ग्रंथ में अन्य विषयों के साथ साथ राज्य के गठन, संचालन, अर्थव्यवस्था कैसे समृद्ध हो सकती है, यानी कि देखो, एक देश की मजबूती के लिए, किसी देश की, अगर हमें किसी देश को मजबूत बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत करनी पड़ेगी। शासक के कर्तव्य क्या है और युद्ध किस प्रकार किए जाएं, इस बारे में विस्तार से बताया गया है। शासन कला के विशेषज्ञ कौटिल्य ने यह भी समझाया कि किस प्रकार गांव से लेकर प्रादेशिक राजधानी तक एक पूरा प्रशासनिक ढांचा बनाया जा सकता है। राजा प्रत्येक 10 गांव पर एक संग्रहण यानी कि उप जिला मुख्यालय, प्रत्येक 100 गांव पर कर वाटिका यानी जिला मुख्यालय, देखो 10 गांव है तो उस पर एक उप जिला मुख्यालय हो, मुख्यालय मतलब इनका एक मेन ऑफिस हो, और 100 गांव पर एक कर वाटिका यानी कि जिला मुख्यालय हो। प्रत्येक 400 गांव पर द्रोणमुख और प्रत्येक 800 गांव पर स्थानीय प्रांतीय मुख्यालय स्थापित करें। आधुनिक भाषा में हम उक्त 4 प्रवर्गों को क्या नाम देंगे? क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि बहुत पहले इसी प्रकार की संरचना के बारे में सोचा गया था। तो बच्चों, ये चैप्टर हमारा हुआ कंप्लीट, पूरा हमने ये पढ़ लिया है। हमने इसमें पंचायत के बारे में, स्थानीय सरकार के बारे में बहुत अच्छे से जाना है। अब हम कल करेंगे इसके प्रश्न उत्तर, ठीक है? तब तक के लिए नमस्ते, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।